जब हम आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ते हैं तो उसमें तीन अवस्थाएं होती हैं, उत्पादन, आय और व्यय। तो इस आधार पर राष्ट्रीय आय मापने की भी तीन विधियां हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तीनों विधियों से राष्ट्रीय आय की गणना करने पर समान प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे उत्पादन विधि है तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हो गया हमारा, कुल राष्ट्रीय उत्पादन। आय विधि से गणना करते हैं तो कुल राष्ट्रीय आय कह सकते हैं, ठीक है, ग्रोस नेशनल इनकम। और व्यय विधि के आधार पर तो कुल राष्ट्रीय व्यय, ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर। तो तीनों क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब राष्ट्रीय आय की जो गणना है उत्पादन विधि से की जाए, आय विधि से की जाए या फिर व्यय विधि से की जाए, तीनों विधियों से परिणाम क्या आएंगे, समान। मतलब अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और व्यय तीनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो पहली विधि हमारी है उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, या जिसे हम मूल्य संवर्धन, मूल्य वृद्धि, वैल्यू एडेड मेथड भी कह सकते हैं। तो देखिए इस विधि में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन होता है एक वर्ष की अवधि में, ठीक है, एक वर्ष की अवधि में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जितना भी उत्पादन होता है उसका मौद्रिक मूल्य ज्ञात करके राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। ठीक है, उत्पादन विधि में जो भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है उसका मौद्रिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात करेंगे, जितना भी उत्पादन की मात्रा है उसको उसकी बाजार कीमत से गुणा कर देंगे। ठीक है, उत्पादन की मात्रा को यदि हम बाजार कीमत से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका मौद्रिक मूल्य। माना कि कोई ए वस्तु है, उसकी कितनी इकाइयों का उत्पादन हुआ, 20 का, और उसकी कीमत कितनी है, 2 रुपये प्रति इकाई, तो उसका मौद्रिक मूल्य कितना हो गया, 40 रुपये। बी वस्तु है, उसकी कीमत कितनी है, 8 रुपये, और उत्पादन कितना हुआ, 30 इकाइयों का, तो उसका मौद्रिक मूल्य कितना हो गया, 30 इंटू 8 बराबर 240। इस तरीके से अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उसकी उत्पादन मात्रा को बाजार कीमत से गुणा करके कुल मौद्रिक मूल्य ज्ञात कर लिया जाएगा, और उस कुल मौद्रिक मूल्य को जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, जीएनपी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए जब राष्ट्रीय की गणना उत्पादन विधि के आधार पर की जाती है तो अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन किया जाता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन भाग कौन कौन से होते हैं अर्थव्यवस्था के, एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को तीन भागों में बांटा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि और उससे संबंधित क्रियाएं जो भी होती हैं, ठीक है, जो भी कच्चा माल होता है वो सारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। फिर कच्चे माल को हम पक्के माल में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, जो आ जाता है हमारा द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, सारे उद्योग धंधे जो हैं तो निर्माण और विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में, और फिर सारी जो सेवाएं होती हैं उनको तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। बैंकिंग, बीमा, परिवहन, शिक्षा, समस्त प्रकार की सेवाएं। ठीक है, अर्थव्यवस्था को क्या कर लिया, सर्वप्रथम तीन भागों में बांट दिया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र। अब इन तीनों क्षेत्रों में जितना भी उत्पादन होता है एक वर्ष की अवधि में उसको जोड़कर हम क्या करते हैं, जीएनपी ज्ञात कर लेते हैं, और फिर राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए उस जीएनपी में से मूल्यह्रास की राशि को घटा देते हैं। ठीक है, तो उत्पादन विधि के आधार पर राष्ट्रीय गणना कैसे की जाती है, अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन होता है, प्राथमिक क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ, द्वितीय क्षेत्र में कितना हुआ और तृतीय क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ, तीनों क्षेत्रों में होने वाली सर्वप्रथम हम ज्ञात कर लेंगे सकल मूल्य वृद्धि। ठीक है, हर एक क्षेत्र का उत्पादन में कितना योगदान है, और ये जो हम सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात करेंगे तीनों क्षेत्रों की, उसका मूल्य किसके बराबर होता है, जीडीपी मार्केट प्राइस के बराबर होगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम जीडीपी मार्केट प्राइस ज्ञात किया जाता है, और फिर राष्ट्रीय की अगर गणना करनी है तो जीडीपी मार्केट प्राइस में से हम क्या करेंगे, मूल्यह्रास को माइनस करेंगे। ठीक है, तो मूल्यह्रास को माइनस करने से ये जो हमारा जी है ग्रोस किस में बदल जाएगा, नेट में।
फिर डोमेस्टिक को नेशनल बदलने के लिए हम क्या करेंगे, NFIA विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होती है उसको हम जोड़ देंगे। और फिर बाजार कीमत को साधन लागत में बदलने के लिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर NIT को क्या कर देंगे, घटा देंगे। सॉरी, यहाँ पे NFI को क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि देखो ये घरेलू आय हमको चाहिए राष्ट्रीय, तो क्या किया जाएगा, NFI को प्लस कर देंगे। तो ये हमारी उत्पादन विधि है, ठीक है। जब राष्ट्रीय गणना उत्पादन विधि से की जाती हैं तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ हमें सावधानी रखनी पड़ती है। सबसे पहले इसमें एक दोहरी गणना की समस्या हो सकती है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। दूसरा, इसमें क्या करना चाहिए, केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य ही शामिल करना चाहिए, अंतरिम वस्तुएं या जो मध्यवर्ती वस्तु होती है उसका मूल्य शामिल नहीं करना चाहिए। और ये समस्या आती है तो उससे बचने के लिए हमें मूल्य संवर्धन विधि का प्रयोग करना चाहिए, वैल्यू एडेड, और फिर मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि दोहरी गणना की समस्या क्या होती है और दोहरी गणना से बचने के लिए क्या करना चाहिए अर्थव्यवस्था में, या तो मूल्य वृद्धि विधि को अपनाना चाहिए या फिर जो वस्तु हैं कौन सी अंतिम वस्तु हैं, ठीक है, उन्हीं का मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं दोहरी गणना क्या होती है, ठीक है। जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो एक ही वस्तु का मूल्य यदि एक से अधिक बार शामिल हो जाता तो उसको हम क्या कहते हैं, दोहरी गणना कहते हैं, ठीक है। माना कि जैसे कोई वस्तु है कपड़ा, एक जो कपड़ा है, ठीक है, 2 मीटर है, माना कि उसका मूल्य कितना है, 300 रुपये, और फिर उसका बनाया गया है शर्ट, ठीक है, और शर्ट की कीमत हो गई है माना कि सिलने के बाद में 400 रुपये। तो जब राष्ट्रीय गणना करते समय इस कपड़े का मूल्य 300 रुपये और शर्ट का मूल्य 400 रुपये, दोनों मिला के अगर हो गए हैं 700, अगर ये दोनों सम्मिलित किए जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, दोहरी गणना। क्यों, क्योंकि ये जो शर्ट की कीमत है उसमें इस कपड़े का मूल्य पहले से सम्मिलित है। तो यहाँ पे एक ही वस्तु का मूल्य क्या हो गया है, एक से अधिक बार सम्मिलित हो गया है, इसलिए इसको हम कहते हैं दोहरी गणना। और दोहरी गणना से बचने के लिए क्या करना चाहिए, अंतिम वस्तु का मूल्य शामिल करना चाहिए या मूल्य वृद्धि ज्ञात करके फिर हमें सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करना चाहिए। तो देखिए इसको हम इससे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। माना कि हमने उत्पादन किए, अलग अलग अवस्थाएं ले ली हैं, अलग अलग चरण ले लिए हैं। एक किसान है जो गेहूं का उत्पादन करता है और उस गेहूं का उत्पादन मूल्य कितना है, 200 रुपये, और हमने मान लिया कि मध्यवर्ती व्यय कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किसान का उत्पादन क्षेत्र में कितना योगदान है, 200 रुपये के बराबर। तो ये मूल्य वृद्धि कितनी हो गई, 200। उस किसान ने गेहूं को बेच दिया, किसको बेचा, आटा मिल वाले को, ठीक है, जो आटा बनाने वाली मिल है उसको बेच दिया। कितने में बेचा, 200 में। तो ये 200 रुपये आटा मिल वाले के लिए क्या हो गया, मध्यवर्ती व्यय। और फिर आटा मिल वाले ने क्या किया, उसका मैदा बना दिया, ठीक है, जिसका मूल्य हो गया 600 रुपये। उसने 600 रुपये में किसको बेच दिया, बेकरी वाले को। अब बेकरी वाले ने 600 रुपये मैदा खरीदा, तो बेकरी वाले के लिए जो मध्यवर्ती व्यय है वो कितना हो गया, 600, और उसने उसका क्या किया, ब्रेड बनाया, ठीक है, और ब्रेड की कीमत हो गई है 900 रुपये, ठीक है, जिसमें उसने दुकानदारों को बेच दी। तो दुकानदारों ने 900 रुपये में ब्रेड खरीदे, दुकानदार के लिए 900 रुपये की जो ब्रेड है वो क्या हो गया उनके लिए, मध्यवर्ती व्यय। और दुकानदार ने फिर उपभोक्ताओं को बेच दिया, कितने में, 1200 में। तो इस स्थिति में हम देखते हैं प्रत्येक अवस्था में क्या हो रहा है, मूल्य वृद्धि जो हो रही है हम ज्ञात कर लेंगे। तो किसान का जो शुद्ध मूल्य वृद्धि है वो कितनी है, 200 रुपये। आटा मिल वाले का जो योगदान है उत्पादन में वो कितना है, 600 माइनस 200, ठीक है, बराबर 400 है। बेकरी वाले का जो योगदान है वो कितना है, 900 माइनस 600, 300 के बराबर। और उत्पादकों को जो प्राप्त हो रहा है, ठीक है, उस दुकानदार का जो योगदान है वो कितना है, 300 के बराबर। तो इन समस्त मूल्य वृद्धि को हम जोड़ लेंगे, ठीक है, कितना आ रहा है, 1200। तो राष्ट्रीय आय में इस शुद्ध मूल्य वृद्धि 1200 रुपये को सम्मिलित करना चाहिए, ठीक है, या फिर जो अंतिम वस्तु है जिसे उपभोक्ता प्रयोग कर रहा है, ठीक है, ब्रेड, तो इस 1200 को सम्मिलित करना चाहिए। अगर हम क्या कर रहे हैं कि किसान के जो गेहूं का मूल्य 200 रुपये है इसको भी सम्मिलित कर दिया, इस आटा मिल के 600 रुपये इसको भी सम्मिलित कर दिया, इस 900 को भी सम्मिलित कर दिया, 1200 को भी सम्मिलित कर दिया, और सबको जोड़ लें तो कितना आ रहा है, 2900, ठीक है। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय आएगी क्या आएगी, गलत आएगी।
क्यों? क्योंकि गेहूं का मूल्य इस मैदे के मूल्य में सम्मिलित है और मैदे का मूल्य ब्रेड के मूल्य में, और जो दुकानदार का जो योगदान था वो सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। दूसरी विधि हमारी है आय विधि, ठीक है, या जिसको हम कह सकते हैं इनकम मेथड। जब राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि के आधार पर की जाती है तो एक वर्ष की अवधि में उत्पादन के साधनों को जो भी आय मिलती है, जो भी साधनों को पारिश्रमिक मिलता है, साधनों को पारिश्रमिक किस मिल सकता है? लगान के रूप में, ब्याज के रूप में, मजदूरी के रूप में, लाभ के रूप में, इन सभी साधन लागत को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, तो GNI बराबर क्या हो गया यहाँ पे? W+I+R+P। ठीक है, मजदूरी, ब्याज, लगान और लाभ, इन सभी को जोड़कर हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। अब देखिए, जब राष्ट्रीय गणना आय विधि से की जाती है तो उसके लिए क्या क्या चरण हो सकते हैं, प्रमुख चरण हम देखते हैं। ठीक है, प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं आय विधि के? तो सबसे पहला हमारा है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। ठीक है, उत्पादन के जो साधन हैं, श्रम, वो अपना उत्पादन में योगदान देते हैं, तो बदले में उनको जो भी चुकाया जाता है मजदूरी और वेतन, उसको हम क्या कहते हैं? कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति या पारिश्रमिक। तो सबसे पहले कर्मचारियों के क्षतिपूर्ति, मजदूरी और वेतन की गणना की जाती है। ठीक है, तो पहला घटक हमारा हो गया है कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति या पारिश्रमिक। ठीक है, मजदूरी और वेतन के रूप में जो भी प्राप्त होता है। दूसरा हमारा है परिचालन अतिरेक, मतलब जो उत्पादन प्रक्रिया है उसमें उद्यमी और जो संपत्ति होती हैं, ठीक है, उद्यम वृत्ति और संपत्ति से जो आय प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? परिचालन अतिरिक्त कहते हैं। जैसे उद्यमी को क्या मिलता है? लाभ। और संपत्ति से आय कौन सी हो सकती है? जैसे पूंजी का ब्याज हो सकता है और भूमि का किराया या लगान हो सकता है। तो लाभ, ब्याज और लगान, इनको क्या कहा जाता है? परिचालन अतिरिक्त। तो फिर दूसरा घटक हमारा हो गया है परिचालन अतिरिक्त। तीसरा घटक हमारा है मिश्रित आय। ठीक है, जो स्वनियोजित व्यक्ति होते हैं, जो स्वयं का व्यवसाय करने वाले होते हैं, तो उनको जो आय प्राप्त होती है उसमें लगान, ब्याज, वेतन, लाभ, इन सब का अंश जुड़ा होता है, उनको अलग अलग करना संभव नहीं होता है, इसलिए स्वनियोजित व्यक्तियों की आय को क्या कहा जाता है? मिश्रित आय। ठीक है, अब देखिए, जब हमें राष्ट्रीय आय गणना करनी है तो पहले हम सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करेंगे, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो इस आय विधि में सबसे पहले क्या आएगा? NDP फैक्टर कॉस्ट। और कैसे आएगा? फर्स्ट के हम तीनों पॉइंट जोड़ लेंगे, मतलब कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक है उसको जोड़ लो, प्लस दूसरा परिचालन अतिरिक्त को जोड़ लो, और तीसरा मिश्रित आय को जोड़ लो। तो इन तीनों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा? NDP फैक्टर कॉस्ट। और राष्ट्रीय हमारी क्या होती हैं? NNP फैक्टर कॉस्ट। तो NNP फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमने ज्ञात किया है अभी NDP फैक्टर कॉस्ट, उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसको क्या कहा जाता है? NFIA, इसको भी हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारी है आय विधि। ठीक है, अब देखिए, जब आय विधि से गणना की जाती है तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि स्वरोजगार से जो आय प्राप्त होती है उसको राष्ट्रीय में सम्मिलित करते हैं। स्वयं के मकान में रहने का जो आरोपित किराया होता है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। स्वयं के उपभोग के लिए जो उत्पादन किया जाएगा उसका मूल्य भी सम्मिलित करते हैं। अवैधानिक तरीके से जो आय कमाई जाती हैं, जैसे चोरी डकैती से, ठीक है, तो उसको राष्ट्रीय में सम्मिलित नहीं करते हैं। और फिर नकद मजदूरी के साथ में यदि कोई अन्य निःशुल्क सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है, तो उसको सम्मिलित करते हैं। कि माना कि कोई व्यक्ति कहीं कार्य कर रहा है, ठीक है, तो उसको वेतन तो मिलता है लेकिन साथ साथ में वहाँ रहने के लिए उसको आवास की सुविधा भी मिल गई है, तो ये निःशुल्क सुविधा हैं। ठीक है, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा हो गई है, चिकित्सा की सुविधा हो गई है। तो ये सारी जो निःशुल्क सेवाएं होती हैं उसका मूल्य भी सम्मिलित किया जाता है। तीसरी विधि हमारी है व्यय विधि। जब राष्ट्रीय आय की गणना व्यय विधि से की जाती है तो एक वर्ष की अवधि में अर्थव्यवस्था में होने वाले समस्त प्रकार के व्ययों को हम जोड़ लेते हैं और फिर हम राष्ट्रीय आय ज्ञात कर लेते हैं।
तो हम देखेंगे कि व्यय कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था में होने वाले हम व्यय का वर्गीकरण करते हैं। तो व्यय कौन कौन सा हो सकता है? फर्स्ट हमारा है निजी उपभोग व्यय, दूसरा हो सकता है निवेश व्यय, तीसरा सरकारी व्यय और चौथा हमारा है शुद्ध निर्यात व्यय। तो सबसे पहला हम देखते हैं निजी उपभोग व्यय क्या होता है। ठीक है, अब देखो निजी उपभोग व्यय क्या होगा। एक वर्ष की अवधि में अर्थव्यवस्था में जो घरेलू क्षेत्र हैं, ठीक है, जो परिवार हैं, पारिवारिक क्षेत्रों द्वारा, लोगों द्वारा एक वर्ष की अवधि में जितना भी खर्चा किया जाता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उसको हम कहते हैं निजी उपभोग व्यय। ठीक है, ये खर्चा कहाँ पे हो सकता है? टिकाऊ वस्तुओं पर हो सकता है, जैसे टीवी खरीद ली, कार खरीद ली। गैर टिकाऊ वस्तुओं पर हो सकता है, कपड़े, फर्नीचर, ठीक है, खाद्य सामग्री हैं, तो इन पर जो खर्चा किया गया है। या फिर सेवाओं पर हो सकता है, ठीक है, चिकित्सा है, शिक्षा है। तो एक वर्ष की अवधि में पारिवारिक क्षेत्र द्वारा जो भी खर्चा किया जाएगा, ठीक है, टिकाऊ, गैर टिकाऊ और सेवाओं के ऊपर, उनको हम कहते हैं निजी उपभोग व्यय। तो सर्वप्रथम निजी उपभोग व्यय की गणना कर ली जाती है। फिर दूसरा हमारा है निवेश व्यय। एक वर्ष की अवधि में जो भी लोगों के द्वारा निवेश किया जाता है, ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जो खर्चा होता है, पूंजी स्टॉक में जो वृद्धि होती है, उसको हम क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। तो अब अर्थव्यवस्था में निवेश कौन कौन सा हो सकता है? किसी बिजनेस के लिए कर दिया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं व्यावसायिक स्थिर निवेश। प्लांट लगा दिया, मशीनरी खरीद ली जैसे, ठीक है, ये क्या होता है? व्यावसायिक स्थिर निवेश होता है। या जो माल स्टॉक में पड़ा होता है, ठीक है, माल भंडारों में निवेश हो गया, ठीक है, स्टॉक के ऊपर जो खर्चा किया गया है। या लोगों ने रहने के लिए मकान बना दिया है, तो गृह निर्माण, ठीक है, ये निवेश भी हो सकता है। या फिर सरकार के द्वारा जो निवेश किया जाता है, बांध बना दी गई हैं, सड़क बना दी है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना दी है, ठीक है, तो ये क्या होता है? सरकारी निवेश। तो ये समस्त प्रकार के निवेश होते हैं। तीसरा घटक हमारा है सरकारी व्यय। सरकार के द्वारा लोगों को जैसे प्रशासन, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो खर्चा किया जाता है, उनके जो कर्मचारी हैं उनको वेतन चुकाया जाता है, या लोगों को जैसे हस्तांतरण भुगतान दिया जाता है, ठीक है, लेकिन हस्तांतरण भुगतान को तो राष्ट्रीय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है, सरकारी उपभोग व्यय हो सकता है। तो सरकार के ये जो व्यय होते हैं, ठीक है, उनकी गणना की जाती है। और फिर चौथा हमारा है शुद्ध निर्यात व्यय। एक वर्ष की अवधि में जितना भी निर्यातों का मूल्य होता है और जितने भी आयात होते हैं, आयातों का मूल्य, इन दोनों के अंतर को क्या कहा जाता है? शुद्ध निर्यात व्यय। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था में अंतिम व्यय के वर्गीकरण है। जब हमको राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? इन चारों को जोड़ के जीडीपी मार्केट प्राइस ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जीडीपी एमपी बराबर क्या हो जाएगा? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये चारों घटक हैं, इन चारों को हम जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? जीडीपी मार्केट प्राइस। और राष्ट्रीय आय क्या होती हैं? एन पी फैक्टर कॉस्ट। तो एन पी फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर डोमेस्टिक नेशनल चाहिए तो प्लस कर देंगे हम NFIA, और मार्केट प्राइस से हमको चाहिए फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट लिए क्या करेंगे? माइनस NIT। ठीक है, तो इस तरीके से हम व्यय विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बताया था वो सारा लिख दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण में क्या संबंध होता है। ठीक है, अब देखिए कल्याण का मतलब क्या होता है? कल्याण तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, जो लोगों द्वारा वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, उनको जो संतुष्टि मिलती है, उस संतुष्टि को हम एक तरह से क्या कहते हैं? कल्याण कहते हैं। ठीक है, और कल्याण को एक तरह से मापना क्या होता है? बहुत कठिन कार्य होता है। अब आर्थिक कल्याण क्या होता है कि लोगों को मिलने वाली जो संतुष्टि है, ठीक है, यदि हम उसे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के द्वारा अगर माप सकते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? आर्थिक कल्याण। ठीक है, लोगों को विभिन्न वस्तुओं सेवाओं का प्रयोग करने से जो संतुष्टि मिलती है, तो उस संतुष्टि को हम मुद्रा के द्वारा माप सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है अर्थशास्त्र में? आर्थिक कल्याण। ठीक है, और अर्थशास्त्र में माना जाता है कि जब राष्ट्रीय आय का स्तर बढ़ता है तो आर्थिक कल्याण भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में यदि राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय व्यय जब बढ़ता है तो लोगों का आर्थिक कल्याण भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों का उपभोग व्यय क्या हो रहा है? साथ साथ में बढ़ रहा है। ठीक है, तो आर्थिक कल्याण के लिए क्या जरूरी है कि लोगों का उपभोग व्यय बढ़ना चाहिए। ठीक है, उपभोग व्यय का संबंध किससे होता है? आर्थिक कल्याण से। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था अभी, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम।
तो लोगों के कल्याण का जो संबंध होता है डायरेक्टली वो किससे होता है, इस कंजप्शन एक्सपेंडिचर से, उपभोग व्यय से। और जब अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय बढ़ता है तो क्या माना जाएगा, आर्थिक कल्याण बढ़ रहा है। लोगों के द्वारा जो वस्तुओं सेवाओं का प्रयोग किया जा रहा है उनमें वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। अब हम देखते हैं कि जो आर्थिक कल्याण है उसे कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है आय का वितरण। यदि अर्थव्यवस्था में आय का वितरण समान होता है तो आर्थिक कल्याण बढ़ता है, और आय का वितरण असामान्य है तो आर्थिक कल्याण में कमी आती है। आय को अर्जित करने का तरीका, लोग अधिक समय तक कार्य करके और कम पैसा कमाते हैं तो ये आर्थिक कल्याण में कमी को बताता है। आय को व्यय करने का ढंग, कि लोगों ने जो आय प्राप्त की है वो कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। अगर उपभोग वस्तुओं पर कर रहे हैं तो कल्याण बढ़ेगा। और माना कि जैसे लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे वायु स्वच्छ नहीं है, प्रदूषण है, लोग बीमार हो रहे हैं, बीमार होने पर वो बीमारियों पर खर्चा कर रहे हैं, दवाइयों के ऊपर, तो इस स्थिति में ये आर्थिक कल्याण नहीं कहा जाएगा। और फिर कार्यस्थल की दशा है, व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, ठीक है, वो कार्यस्थल कैसा है। जैसे खानों में श्रमिक कार्य करते हैं तो इस स्थिति में उनको सांस लेना बहुत सारी कठिनाई हो सकती हैं, तो ये आर्थिक कल्याण नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारे तत्व क्या करते हैं, आर्थिक कल्याण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हरित लेखांकन। अब देखो, जो हमने राष्ट्रीय आय की गणना की है तो अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन होता है उसके मूल्य को तो हमने शामिल कर दिया है, लेकिन उत्पादन के साथ साथ में क्या होता है, जो हमारा पर्यावरण है, ठीक है, उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो जब हम राष्ट्रीय आय के अध्ययन के साथ साथ में पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है उसका भी अगर अध्ययन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, हरित लेखांकन कहते हैं। ठीक है, हरित लेखांकन क्या होता है, राष्ट्रीय आय जिन घटकों का योगदान है उनके साथ साथ में पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंचा है, पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ा है उसको भी यदि हम अध्ययन के अंतर्गत हम शामिल कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, हरित लेखांकन। जैसे एक फैक्ट्री के अंदर वस्तुओं सेवाओं का निर्माण हुआ है, लेकिन साथ साथ में उस फैक्ट्री का जैसे गंदा पानी जाके नदियों में मिल गया है और फिर मछलियां मर गई हैं, मछलियों के ऊपर जो जीवन व्यतीत करने वाले लोग थे, मछुआरे, उनकी आय का जो स्रोत था वो समाप्त हो गया है। तो जब हम इस बात का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हरित लेखांकन कहते हैं। ठीक है, तो अपने कोर्स में बिल्कुल छोटा सा ही हरित लेखांकन क्या होता है उसकी परिभाषा इतनी काफ़ी होती है। और जब हमें पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी हो तो जो राष्ट्रीय आय हमने ज्ञात की हैं उसमें से हम पर्यावरण को होने वाली हानि का मूल्य, अनुमानित मूल्य जो भी होगा उसको हम घटा देंगे। और लास्ट एक टॉपिक हमारा है टिकाऊ विकास। ठीक है, जिसे हम सतत विकास भी कह सकते हैं। तो एग्जाम में जैसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो टिकाऊ विकास क्या होता है, मतलब ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की हम आवश्यकताओं को पूरा करें, ठीक है, लेकिन साथ में जो आने वाली भावी पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखें। ठीक है, अगर हम वर्तमान समय में विकास करते जा रहे हैं लेकिन आने वाली पीढ़ी का भी अगर ध्यान रखते हैं और विकास करते जाते हैं तो ऐसे विकास को हम क्या कहते हैं, सतत विकास या टिकाऊ विकास। तो जैसे हम कहें कि पेट्रोल, अर्थव्यवस्था में पेट्रोल है या कोयला है, ये एक तरह से सीमित मात्रा में पाया जाता है, अगर हम इनका भी ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, कोयला और पेट्रोल एक तरह से क्या है, समाप्त होने वाले हैं। अगर इनका हम असीमित मात्रा में प्रयोग करने लग जाएंगे तो क्या होगा, ये समाप्त हो जाएंगे। और जब ये समाप्त हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी इनका उपयोग नहीं कर पाएगी। तो हम अभी विकास करते जा रहे हैं लेकिन साथ में ध्यान रखें कि आने वाली पीढ़ी भी क्या कर सकें, इन प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर सकें। तो हम इनके जो भी प्रतिस्थापन होते हैं, जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, अगर उनके प्रयोग करने के ऊपर जोर देते हैं तो ऐसे विकास को हम क्या कहते हैं, टिकाऊ विकास। मतलब वर्तमान की आवश्यकताओं को हम पूरा करें लेकिन भविष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, उनका भी हम ध्यान रखें और विकास करते जाते हैं तो इसको हम कहते हैं सतत विकास या टिकाऊ विकास। ठीक है, तो 12th में हमारे इस लेसन में इतना सही।